हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, टॉपिक नंबर 3। और थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में अब हम फिर एक और अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, या जिसको हम कॉस्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। अगर हम इस प्रिंसिपल के वर्ड मीनिंग पर जाएं तो हिस्टोरिकल जो वर्ड डिराइव हुआ है दैट इज फ्रॉम द वर्ड हिस्ट्री, और कॉस्ट जो वर्ड है दैट रिप्रेजेंट व्हाट, एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ एन एसेट, एसेट की एक्विजिशन कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। वर्ड मीनिंग के बाद पहले मैं आपको बताऊं कि इस प्रिंसिपल में एक्चुअली बोला क्या जाता है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपके बिजनेस में जितनी भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो भी आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, all those fixed assets are to be maintained, आपके बुक्स में उनको मेंटेन करना है या लिखना है at their original historical acquisition cost, ओरिजिनल हिस्टोरिकल एक्विजिशन कॉस्ट। इतना लंबा बोलने की बजाय मैं सिर्फ इतना बोलूं कि ऑन देयर एक्विजिशन कॉस्ट, जितने में आपने उसको एक्वायर की थी उतनी वैल्यू पर आपको उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आगे और बताता हूं, इग्नोरिंग मार्केट फ्लक्चुएशंस, मार्केट फ्लक्चुएशंस को आपको इग्नोर करना है, बट कंसिडरिंग डेप्रिसिएशन, लेकिन आपको डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम ऑलरेडी अकाउंटिंग पीरियड और गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल के अंदर पढ़ चुके हैं। ओके, बट आपको मार्केट में होने वाले फ्लक्चुएशंस को क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। मार्केट फ्लक्चुएशंस को आप कंसिडर नहीं कर सकते, यू हैव टू इग्नोर व्हाट, मार्केट फ्लक्चुएशंस। ओके, देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। लेट्स सपोज कि आपने एक मशीन बाय की, मान लें 1 अप्रैल 2018 को, एक मशीन आपने बाय की 1 अप्रैल 2018 को, और इस मशीन की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मीनिंग होता है जितने में आपने उसको एक्वायर की और जब तक वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आती उससे पहले तक के सारे एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंस का कंसेप्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूं, उसमें आप उसको देख सकते हैं। तो एक्विजिशन कॉस्ट बेसिकली इसकी पड़ी लेट्स सपोज 20 लाख। ओके, 20 लाख रुपए की मशीन है। अब आपने इस मशीन की वर्किंग लाइफ पूछी तो वर्किंग लाइफ उसने बताई कि भाई ये मशीन 10 इयर्स तक आपके पास चलेगी, और अगर मशीन 10 इयर्स तक चलेगी मींस हर साल उसका कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल होगा 2 लाख, या मैं उसको इजी लैंग्वेज में बोलूं तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 2 लाख रुपए। ओके, अब आप देखिए 1 अप्रैल 18 फाइनेंशियल ईयर है आपका, इसके बाद आपकी फर्स्ट बैलेंस शीट कब बनेगी, 31 मार्च 19 को। आपने 31 मार्च 19 को आप एक बैलेंस शीट बना रहे हैं और उस बैलेंस शीट में आपने इधर मशीन की वैल्यू लिखी विच इज ₹20 लाख। ठीक है, बिल्कुल लिखिए, मशीन को आपने 20 लाख में बाय किया, लेकिन इसको बाय किया था बिफोर 1 ईयर, दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2018, और आज आप बैलेंस शीट बना रहे हो 31 मार्च 2019। बाय करने के बीच में और बैलेंस शीट की डेट के बीच में 1 साल पूरा हो चुका है, और 1 साल में हम मशीन की वैल्यू का 2 लाख रुपए कंज्यूम करेंगे, 1/10 कंज्यूम करेंगे। तो हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 2 लाख रुपीज, एंड रिजल्टेंट वैल्यू विल बी 18 लाख। ये वैल्यू आपकी बुक में आज शो करेगी कि आज आपने जो मशीन आपने 1 साल पहले बाय की थी, आज की डेट पर उसकी वैल्यू 18 लाख रुपए है, 18 लाख रुपीस है। ओके, लेट्स सपोज हम 31 मार्च 20 की बात करें आफ्टर 1 ईयर, तो इसमें फिर हम मशीनरी को इधर से बैलेंस लाएंगे 18 लाख, और फिर इस पर पूरा 1 साल निकल चुका है, तो अगेन वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ ₹2 लाख। तो हमारे पास आउटर कॉलम में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 16 लाख। मींस मशीन को हमने उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे लिखा और उस पर जितना हमने उसका यूसेज है उसके अकॉर्डिंगली हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाना, लिखा भी है यहाँ पर कंसीडरिंग डेप्रिसिएशन। अब मान लीजिए कि 31 मार्च 21 को आप फिर बैलेंस शीट बना रहे हैं और उस दिन मशीनरी आपने 16 लाख से स्टार्ट की। ठीक है, 16 लाख की मशीनरी रह गई आपके पास बुक्स में, 20 लाख से 4 लाख का डेप्रिसिएशन लगते लगते आज उसकी वैल्यू 16 लाख रुपीस की रह गई है। अब आपने क्या किया, बोले यार मार्केट में आज इस मशीन की वैल्यू मालूम था करूं कि इस मशीन की वैल्यू एक्चुअली चल क्या रही है। आपने उस वेंडर को फोन लगाया जहां से आपने मशीन बाई की थी और उससे पूछा कि भाई वो मशीन में जो लेकर गया था उसकी क्या वैल्यू आज चल रही है। तो उसने कहा कि सर जो आप मशीन लेकर गए थे वो तो बहुत हिट हो चुकी है मशीन और उसकी प्राइसेस में बहुत इंक्रीमेंट हुआ है। आज वो मशीन जो आपने 20 लाख की परचेज की थी वो 35 लाख रुपीस की हो चुकी है।
ओके तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई मशीन की वैल्यू 16 लाख की 35 लाख हो गई, तो आप मशीन की वैल्यू यहां पर कट करके 35 लाख रुपीस कर दें? नो, एक्चुअली ये अपने आप में रॉन्ग प्रैक्टिस है। देखिए, कोई इस प्रिंसिपल को जानता हो या नहीं भी जानता हो, वो ये बात समझता है कि ये अपने आप में एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस से दो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक तो वायलेशन होता है इसका हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल का, और दूसरा वायलेशन होता है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल का। क्योंकि 16 को 35 लाख आपने बना दिया, तो जो रिमेनिंग अमाउंट इंक्रीमेंट है उसको कौन से अकाउंट में डालेंगे? उसका डुअल एस्पेक्ट आपको एक्चुअली मिलेगा नहीं। और वैसे भी अपने आप में एक बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी अप्रोच है। फाइन, तो ये बोला जाता है कि मार्केट में फ्लक्चुएशन चाहे वो हायर हो चाहे वो लोअर हो, इट डजंट मैटर्स एट ऑल। आपको अपनी मशीनरी को या अपनी फिक्स्ड एसेट को उसकी एक्चुअल एक्विजिशन कॉस्ट पर शो करना पड़ेगा। हां, उसमें से जितना डिप्रिसिएशन लगता है उतना डिप्रिसिएशन आप डिडक्ट कर दें, बट मार्केट फ्लक्चुएशंस को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। मार्केट फ्लक्चुएशंस को कंसीडर नहीं कर सकते। मार्केट में वैल्यू बढ़ रही है तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में बढ़ा नहीं सकते, मार्केट में वैल्यू कम हो रही है तो बुक्स ऑफ अकाउंट में कम नहीं कर सकते। डिप्रिसिएशन से जो वैल्यू डाउन होगी वो कम हो सकता है, क्योंकि उतने के बराबर आपने उस मशीन की वैल्यू को कंज्यूम किया, आपने यूज कर लिया। लेकिन मार्केट में अगर वैल्यू डाउन हो रही है, मार्केट वैल्यू में वैल्यू अगर बढ़ रही है, तो उसकी वैल्यू को आप इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। वो अगर इंक्रीज वैल्यू पर सेल हो जाती है तो फिर बात अलग है, वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हो जाएगा। लेकिन आपके पास रहते रहते मार्केट फ्लक्चुएशन में अगर इंक्रीमेंट है तो उसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते। ओके, तो इस प्रैक्टिसेस से बचना पड़ेगा। तो पहली बात, हमें मार्केट फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करना है बिल्कुल, और डिप्रिसिएशन को हमें कंसीडर करना है। ओके, तो हमारा ये हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल था। इससे एक आध दो टर्मिनोलॉजी क्रिएट होती है, वो भी मैं आपको बता दूं। एक्चुअली देखिए, यहां पर फर्स्ट ईयर में हम देखें तो हमने मशीन को बाय किया था 20 लाख में। तो ये है मशीन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मीनिंग होता है जो मशीन आपने बाय की, और बाय करने के बाद, ऐसे बाय करने के बाद हम उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, कुछ और एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस सब मिलाकर जब तक मशीन वर्किंग कंडीशन में नहीं आती, उससे पहले तक के सारे एक्सपेंसेस उसकी कॉस्ट में ऐड होते जाएंगे और उसकी कॉस्ट को, उसकी लागत को बढ़ाते जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्विजिशन कॉस्ट। और जैसे ही मशीन एक बार वर्किंग कंडीशन में आ गई, फिर उसके बाद उसके नॉर्मल जो एक्सपेंसेस होंगे वो रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ओवरऑलिंग, ये आपके नॉर्मल एक्सपेंसेस में आएंगे, जिससे मशीन की कॉस्ट इंक्रीज एक्चुअली नहीं होगी। ओके, तो फर्स्ट इज अवर एक्विजिशन कॉस्ट, और हमें इसी एक्विजिशन कॉस्ट पर हमारी मशीन को या किसी भी फिक्स्ड एसेट को एक्चुअली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना है। ओके, पहली बात। तो फर्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट? दिस इज व्हाट? मशीन कॉस्ट ऑफ मशीन। ये जो है डिप्रिसिएशन है, और डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास बचती है, जो एक्चुअली बैलेंस शीट में शो होती है, फाइनली दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बुक वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। और इसकी एक और टर्म होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है, दैट इज व्हाट? रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या बोला जाता है इसको? रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज WDV, तो WDV, और आई कैन से रिटर्न डाउन वैल्यू, द रिटर्न डाउन वैल्यू इज द वैल्यू व्हिच रिमेन्स आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू में से उसका डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो भी वैल्यू बचती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिटर्न डाउन वैल्यू, और वी कैन से बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस वैल्यू पर हम इसको बुक्स में शो कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट ईयर में 18 लाख में से 2 लाख माइनस करने के बाद रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ सेकेंड ईयर विल बी व्हाट? 16 लाख। फिर थर्ड ईयर की 16 में से फिर 2 लाख का डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद रिटर्न डाउन वैल्यू विल बी ऑफ रुपीज 14 lakhs। ओके, तो ये हमारा प्रिंसिपल है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, या हम जिसको बोलते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हमें हमारी एसेट्स को, स्पेशली कौन से? फिक्स्ड एसेट्स को हमारी बुक्स में उनकी ओरिजिनल हिस्टोरिकल कॉस्ट पे डिस्क्लोज करना पड़ता है, सब्जेक्ट टू चार्जिंग ऑफ डिप्रिसिएशन। बट वी हैव टू इग्नोर व्हाट? मार्केट फ्लक्चुएशंस। मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, उन मार्केट फ्लक्चुएशंस को आपको क्या करना पड़ेगा? इग्नोर करना पड़ेगा। फाइन, तो ये हमारा था हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। आई होप हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू फील एनी क्वेरी, any doubt, you can ask in the comment section. This is Najeeb Hashmi signing off from Najeeb Hashmi's Academy. Thank you.